तो ऐसी लिमिट वाले क्वेश्चन की एंट्री की बात भी की थी हमने कि अगर पेमेंट और बिल की डेट डिफरेंट हो जाए, ये छोटी छोटी दो चार बातें इसमें करके आगे 73 को कंक्लूड कर दिया था। और होमवर्क देना तो उनको भूल ही गया। आपको होमवर्क दे दूंगा, उनको मैसेज करवा दूंगा, याद कराना है, ठीक है? नहीं, जरूरी है, IAS 23 का होमवर्क देना जरूरी है। अच्छा जी, Advent is a publicly listed company. Details of Advent's non-current assets at यकम अक्टूबर 13 और यकम अक्टूबर 13 पे बैलेंस गिवन है। फॉरन रिक्वायरमेंट पढ़ लें ताकि अपने साल का पता लग जाए हमें। रिक्वायरमेंट है भाई, सबके पास क्वेश्चन और सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है? रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम एडवेंट PLC's स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 सितंबर 2004। ये रिक्वायरमेंट आज तक पर्चे में नहीं आई थी। मैंने शुरू में आपको जब शुरू में नोट बनाना सिखाया था तो आपको प्रेजेंट करना सिखा दिया था, लेकिन ये रिक्वायरमेंट क्योंकि आज तक आई नहीं थी तो वो रिक्वायरमेंट भी लाना नजर यहाँ पे जरूरी था। एक बार कम से कम आप इसको भी देख लें। तो एडवेंट PLC बैलेंस शीट लिखा हुआ, चलो एक्सपेक्ट्स होंगे एज ऑन 30 सितंबर 2004। और आपको पता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है तो नॉन करंट एसेट्स में आएगा। फिर कोई करंट एसेट भी हो सकता है, कोई नॉन करंट लायबिलिटी भी हो सकती है, और कोई करंट लायबिलिटी भी हो सकती है, इक्विटी भी हो सकती है। सवाल में तीन में से शो नहीं कर रहा। एक तो ये बात याद रखें कि एक्सट्रैक्ट्स जब भी बनाने हुआ करें, हम कैश को प्रेजेंट नहीं किया करते, ठीक है? कैश को प्रेजेंट नहीं किया करते, ओके। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में IAS 1 की प्रेजेंटेशन ये रिक्वायर करती है कि अगर आपने 30 सितंबर 2004 की बैलेंस शीट बनानी है तो कंपैरेटिव में 30 सितंबर 2003 लाजमी हो, ठीक है? अब यहां पर बात शुरू हुई डिटेल ऑफ एडवेंट्स नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स कहां पर नजर आया करते हैं? एक ही लफ्ज नजर आया करता है बैलेंस शीट में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड, और यहाँ पे वो बुक वैल्यू आती है टोटल वाले कॉलम में सबसे आखिरी वाली फिगर। इसका मतलब हमें बाहर नोट बनाना पड़ेगा और सवाल के अंदर जो नंबर था मैं सोल्यूशन में वही नंबर यहाँ लगा रहा हूँ, नोट 1 नाम दिया गया, ठीक है? अब सारा नोट बनाने के बाद क्लोजिंग यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? और इस साल का नोट बनाने की जरूरत नहीं है, वो आपको वैसे ही समझाया हुआ है कि आप 30 सितंबर 2004 का क्लोजिंग निकालेंगे, साथ ही एक लाइन और ऐड कर देंगे 30 सितंबर 2003 का क्लोजिंग, और ओपनिंग दोनों के डिफरेंस लेके वो फिगर भी लिख देंगे, वो भी रेफर हो जाएगी। अगर उसने कंपैरेटिव ईयर का नोट नहीं मांगा तो हम बहरहाल पिछले ओपनिंग को बाहर रेफर किया करते हैं, तो एक लाइन भी ऐड किया करते हैं, ठीक है? अब नोट बनाना है, नोट का सॉल्यूशन आपके सामने होगा, 1 बाय 1 चलते जाएंगे, ठीक है? सबसे पहली बात ये यकम अक्टूबर 3 पर ओपनिंग बैलेंसेस हैं और हमें 30 सितंबर 4 तक लेकर जाना है, ठीक है? अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग 280 प्लांट के बाद में लिखें, 280 कॉस्ट या वैल्यूएशन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40 है। सवाल सामने रखें, जब सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी तो रेफर करते रहेंगे, पहले डिसाइड तो कर लें चीज। 280 की कॉस्ट है यकम अक्टूबर 3, भैया अमाउंट भी हो सकती है, अभी तो डिटेल पढ़ेंगे, पॉइंट में जाकर तो पता लगेगा, ठीक है? डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो चुकी है 40 की और WDV आ रही है 240। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट। नंबर 1, WDV of land and building were 65 and 205 respectively on 30 सितंबर 98। 30 सितंबर 98 पर WDV कितनी थी? 65, कितना बदल होगा? 270।
ये तो 240 शो कर रहा है। अच्छा, वो 30 सितंबर 98 की WDV, चलो देखते हैं आगे। These were revalued on Yakam October 98 with 80 million to land and 200 million to building। हाँ, अब पहुंच गए ना कि ये लैंड और बिल्डिंग प्रीवियसली रीवैल्यू हुए थे। इसमें लैंड को हमने 80 पे उठाकर रखा था और बिल्डिंग को 200 पे, तो रीवैल्यूड अमाउंट टोटल कितनी बन गई? 280। वो ऊपर नजर भी आ रहा है, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड पड़ी है लैंड की भी और बिल्डिंग की भी इकट्ठी हुई पड़ी है, अलग अलग करनी पड़ेगी बिल्डिंग और लैंड की डेप्रिसिएशन, है ना। डेप्रिसिएट होता ही नहीं है, इसका मतलब ये सारी की सारी डेप्रिसिएट किसकी पड़ी है? बिल्डिंग की। अच्छा, एक आपको सलाह मैंने दे रखी है, वो सलाह क्या है कि अगर लैंड और बिल्डिंग हो, दोनों रिवैल्यू हो रहे हो, दोनों की इंफॉर्मेशन अलग ही दी होती है, आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में लैंड और बिल्डिंग को अलग ही कॉलम में शो करेंगे, आसानी होगी, ठीक है। तो कितने बच्चों ने अलग ही शो किया था? ओके, कितनों ने इकट्ठा कर दिया था? और जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया उन्होंने क्या किया? जी, फिर पूछ रहा हूँ सवाल। लैंड एंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के नोट में कॉलम जो बनते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग का इकट्ठा कॉलम बनाया था, आप खड़ा करें। ओके, लैंड अलग और बिल्डिंग अलग किया था, आप खड़ा करें। ज्यादा यही है, अच्छे बच्चे हैं, बात मानते हैं उस्ताद की। जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किए वो आप बताएं उन्होंने क्या किया? सवाल ही नहीं किया, ये सवाल किया ही नहीं। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन था कोई नहीं। आप लोगों ने फिर क्या किया जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किए? चले, अच्छा चले, ठीक है, ये बात पूरी जारी लेते हैं। वो कहता है एट दैट जब यकम अक्टूबर 98 को हमने इसको रिवैल्यू किया था, एस्टिमेटेड रिमेनिंग लाइफ वाज 25 ईयर। A further revaluation was not needed until Yakam October 3, when the land and building were revalued at 85 and 180 respectively. The remaining estimated life building at this date was 20। ये लैंड एंड बिल्डिंग अपनी जिंदगी में 2 दफा रिवैल्यू हो चुके हैं। पता नहीं कब खरीदे थे, इसकी कॉस्ट अवेलेबल नहीं थी, लेकिन उसने हमें बताया कि 30 सितंबर 98 की शाम को इनकी WDV थी 65 और 205। तो यकम अक्टूबर 1998 को, यानी अगले दिन, साल के पहले दिन, हमने रिवैल्यू करके इस 65 और 205 को प्लस माइनस कर लिया, ठीक है, और 80 और 200 पर उठा कर ले गए। ये पहली रिवैल्यूएशन। फिर यकम अक्टूबर 98 को ये हुआ, 30 सितंबर 99, 30 सितंबर 2000, 30 सितंबर 2001, 2002 और 30 सितंबर 2003 तक उसने कहा मजीद रिवैल्यूएशन की जरूरत नहीं पड़ी, कि फिर हमें यकम अक्टूबर 2003 हमारे वाले साल में, यकम अक्टूबर 2003 को हमने इसको फिर रिवैल्यू कर दिया। तो ये लैंड और बिल्डिंग हमारे सवाल में जो है ये 2 दफा अपनी जिंदगी में रिवैल्यू हो चुके हैं, एक यकम अक्टूबर 98 पर और फिर 5 साल बाद यकम अक्टूबर 2003 पर। तो ये आपने टेस्ट दिया था? बैटिंग तो बड़ी अच्छी करते हो, टेस्ट दिया था? क्यों नहीं दिया था? क्यों नहीं आए थे? राउंड तो आ रहे थे स्पोर्ट्स डे की, कितने दिन हो गए, अब तब पूरा गुजर गया। ऐसे ना करो यार, पास नहीं करना है तब सेलिब्रेशन चुप करो। अच्छा वालों से भेज कर रहा हूँ, आज टेस्ट भी वापस करने, आज तो बहुत मजे आएंगे। ओके, अब क्या करते हैं, देखिए पॉइंट 2 के अंदर एक बिल्डिंग बिकी है मार्च 2004 में आकर। तो भाई ये 2004 वाला साल तो हमारा है ना, इसमें डिस्पोजल है, उसको बाद में देखेंगे, पहले इसको यहां तक लेके तो आए। यकम अक्टूबर 2003 हमारे साल के पहले दिन दूसरी रिवैल्यूएशन तो करें। अब लैंड और बिल्डिंग दोनों की अलग अलग वर्किंग करते हैं, जिस दिन से डाटा गिवन है उस दिन से, यानी 30 सितंबर 98 या यकम अक्टूबर 98 पे WDV गिवन है, वहां से वर्किंग शुरू करते हैं और यकम अक्टूबर 2003 तक ले आते हैं इसको, ठीक है। 6-7 साल की वर्किंग है। इधर देखते हैं वर्किंग नंबर पहले लैंड की देखते हैं, सबसे आसान। वर्किंग नंबर 4 पे आ गए। वर्किंग 4, सबसे पहले लैंड की वर्किंग कर लेते हैं जी। 30 सितंबर 98 पर लैंड की बुक वैल्यू कितनी थी? 65। वो सबसे ऊपर लिखी हुई है।
एडजस्टमेंट सामने रखे ना, सवाल के एडजस्टमेंट सामने रखे। वो 30 नंबर 98 में कह रहा है 65 मिलियन का लैंड था। फिर इस दिन वो कह रहा है यकम अक्टूबर 98 में हमने क्या किया, इसको रीवैल्यू करके 80 पर ले गए। कितने पर ले गए? तो 65 वाली लैंड जो है वो 80 पर चली गई। देखें यकम अक्टूबर 98 पे, तो कितना सरप्लस आ गया। अब ये लैंड है दोस्तों, लैंड में ना डेप्रिशिएट होना है, ना उसके सरप्लस में कहीं ट्रांसफर होना है, अनलेस के लैंड डिस्पोज हो जाए। याद आ रहा है? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? फिर चलता रहा ये, 98 भी गया, 99 भी, 2000, 2001 भी, 2002 भी, 2003 आ गया और फिर रिवैल्यूएशन हुई ऐसे। सही है। अब रिवैल्यूएशन कितनी हुई? वो जो हमने पहुंचाया था 80 पर, वो 80 पर ही पड़ा होगा ना लैंड है, बोलो। अब कहता है 30 सितंबर सॉरी यकम अक्टूबर 2003 पे दोबारा ये रिवैल्यू हुआ और अब हमने लैंड को कितने को उठाकर रख दिया? 85। तो 80 वाले को 85 पे ले गए, तो 5 का क्या आ गया? रिवैल्यूएशन सरप्लस अगेन। ठीक है, तो ये सिंपल सी वर्किंग है आपके सामने। ठीक है, लैंड की टोटल सरप्लस 20,000 में पहुंच चुका है बढ़कर, और टोटल लैंड 65 से बढ़ के 85 पर पहुंच चुका है। ठीक है, लैंड की वर्किंग तो खत्म हो गई। लैंड की डिस्पोजल भी कोई नहीं कि सिर्फ बिल्डिंग का डिस्पोजल तो। ठीक है, अब लैंड को अगर देखें तो नोट के अंदर आ जाए, जरा मेन नोट में आप आ जाए N1 में। ओपनिंग लैंड का कितना था? कैसे 80 था, 65 था, 65 था, 65 था तभी, लेकिन यकम अक्टूबर 98 में वो 65 से उठकर 80 पे चला गया था। तो अब तो हम यकम अक्टूबर 2003 पे पहुंचे हुए, यानी वो जो ऊपर बैलेंसेस गिवन है सवाल के अंदर, कॉस्ट और वैल्यूएशन, ये यकम अक्टूबर 3 के हैं। इस 280 में लैंड कितना पड़ा है? 80, और बिल्डिंग कितनी पड़ी है? 200। ठीक है, बल्कि ओपनिंग पहले देख लेते हैं, ये मुफ्त के नंबर क्यों छोड़े। लैंड आपके नोट में 80 नजर आ रहा है, बिल्डिंग 200 नजर आ रही है, आगे है प्लांट इक्विपमेंट कितना नजर आ रहा है? 400। ये ओपनिंग आ गई। अब नीचे आओ, ओपनिंग डेप्रिसिएशन भी लिख लेते हैं। लैंड की कितनी होगी? नील। तो 40 की 40 किसकी होगी? बिल्डिंग की। और नीचे 80 की प्लांट इक्विपमेंट की भी रिडक्शन आ रही है। तो ये ओपनिंग्स को टिक कर लो। ये क्लोजिंग बैलेंस जहां जहां लिखना है इनके ऊपर एक एक लाइन लगा लें, ताकि आपको क्लियरली समझ आती है क्लोजिंग कहां पे आ रहा है। ये सोल्यूशन में मैं कह रहा हूँ, कॉस्ट का क्लोजिंग लिखा हुआ है, ये फिगर्स के ऊपर ना लाइन भी लग गई, इस तरह से एक लाइन लगा लें ताकि आप क्या टोटल के ऊपर एक लाइन लग जाए। ऐसे ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी नोट के ऊपर एक लाइन लगा लें ताकि आपके टोटल सारे क्लियर नजर आए। ठीक है, अच्छा जी, ओपनिंग बैलेंस लिख लिए, नंबर मिल गए, नंबर तो मिल गया ना। अच्छा, आप लैंड की बात कर रहे थे, तो 2003 यकम अक्टूबर 2003 पे लैंड कितना पड़ा है? 80 का, और इस साल में रिवैल्यू होकर किधर कहां पे चला गया? तो 5000 से बड़ा है। देखो रिवैल्यू सरप्लस नजर आ रहा है 5000, और तो कुछ इसमें होता नहीं है, कोई ट्रांसफर और डेप्रिसिएशन तो होनी कोई नहीं। ठीक है, और डिस्पोजल भी नहीं था, तो बस 80 से बढ़ के 85 हुआ, और डेप्रिसिएशन है कोई, तो बुक वैल्यू कितनी नजर आ रही है? 50। 30/9/4 में 85 है, साथ ही हमने 30/9/3 की बता दी, वो कितनी थी? 80। दोनों नजर आ रहे हैं। ये नीचे लिख लें जरा, WDV एट 30 सितंबर 2004 नजर आ रहे हैं, इसके नीचे ऐड करें WDV एट 30 सितंबर 2003। वो लिखा, आगे लाइन लगी हुई है, कॉलम उसमें रो टोटल हुई है, बस उसके ऊपर वो लिखना भूल गई थी कि जहां पे लिखा हुआ है WDV एट 30 सितंबर 2004 N1.1 के ऊपर लिखा हुआ है अंग्रेजी में, इसके नीचे ही लिख लें WDVC के बिल्कुल नीचे WDV एट 30 सितंबर 2003, और वो कितनी आ रही है? 80। ठीक है, समझ आइए क्या कहा मैंने? सबको समझ आई है? WDV 30/9/3 की भी लिखनी, वो लिखी हुई है, वैसे फिगर्स लिखी हुई है यहाँ पे, बस वो अंग्रेजी नहीं लिखती। तो लिखिए WDV एट 30 सितंबर 4 के नीचे WDV एट 30 सितंबर 3। सवाल आसान लगेगा आपको एंड तक जाते जाते, फिर आपको अब समझ लग ही जाएगी। क्या ठीक है, कॉन्फिडेंस से करेंगे, नोट का सवाल आया तो इंशाल्लाह उसमें अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, सवाल के डाटा से परेशान होना छोड़ देंगे आप। ओके, अच्छा जी, लैंड क्लियर। यहाँ पे थोड़ी सोल्यूशन के अंदर गलती क्या है, लैंड के नीचे ये मेजरमेंट बेसिस नहीं लिखी हुई, तो लैंड के नीचे भी लिखें, यानी कि ये जो आपको नीचे 1.1 नजर आ रहा है, बिल्डिंग से पहले लैंड की हेडिंग बना लें। ठीक है, थोड़ी सी आगे पीछे हो जाएगी रूटीन,
पर बिल्डिंग से पहले लैंड लगा लें थोड़ा। लैंड में लिखे मेजरमेंट बेसिस रिवैल्यूएशन, मेजरमेंट बेसिस रिवैल्यूएशन है ना लैंड की। भाई 1.1 की बात कर रहा हूँ, सोल्यूशन में 1.1 में मेजरमेंट बेसिस में लैंड लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? लिखा हुआ है, अच्छा लिख दिया, ठीक है। डेप्रिसिएशन नहीं, यूजफुल लाइफ वगैरह भी नहीं, ठीक हो गया। लैंड क्लियर है, रिवैल्यूएशन हुई। एक तो हम कहेंगे लास्ट ईयर का परफॉर्म हम यकम अक्टूबर की, ठीक है। दूसरा हम कहेंगे कि हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन कैरिंग अमाउंट ऑफ लैंड वुड हैव बीन कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। कॉस्ट ही होनी है, डेप्रिसिएशन माइनस होनी नहीं है, होनी को नहीं, और वही कैरिंग अमाउंट होनी है। लेकिन मसला क्या है, चलो बिल्डिंग भी पूरी कर लेते हैं, फिर मैं आता हूँ, ट्रांसफर भी बताएंगे, ठीक है। और बिल्डिंग भी पूरी कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो वैसे मैं ये कह रहा हूँ कि हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन वाला लैंड बिल्डिंग के बारे में नहीं बना सकते हम। उसकी वजह क्या है, सवाल के अंदर लैंड और बिल्डिंग की कॉस्ट गिवन नहीं। कॉस्ट होती तो हम कहते हैं कॉस्ट माइनस आज तक की डेप्रिसिएशन WDV। बात समझ आ रही है? तो लैंड और बिल्डिंग की उसमें यकम अक्टूबर 2098 पे या 30 सितंबर 2098 WDV दी हुई, कॉस्ट गिवन नहीं है। जाके देखो पॉइंट 1 में हम कैसे बना सकते हैं ये नोट, हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन का कैरिंग अमाउंट होती है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेशन। कॉस्ट होगी तो माइनस एक्यूमुलेशन करेंगे, तो ठीक है। वो तो ठीक है, पर बिल्डिंग के बारे में तो ये नहीं ना कर सकते, ठीक है ना। तो आप लैंड के बारे में बताओ, लैंड और बिल्डिंग इकट्ठा ही है, तो उसके लिए हम वो नोट बनाएंगे ही नहीं सब, ठीक है। उसमें लिखेंगे, एग्जामिनर कहेंगे भाई कॉस्ट तो गिवन है नहीं, सवाल में कॉस्ट तो गिवन है नहीं, इसलिए हम ये वाला नोट है लैंड बिल्डिंग के बारे में नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब बिल्डिंग में मूव करते हैं। लैंड तो क्लियर हो गया, अब बिल्डिंग के बारे में सोचना शुरू करते हैं। 30 सितंबर 98 को बिल्डिंग थी 205, यकम अक्टूबर 98 को बिल्डिंग को उठा के ले गए 200 पर, फिर यकम अक्टूबर 2003 को बिल्डिंग को उठाकर ले गए 180 पर। ये 3 बातें ध्यान में रख लें। यकम अक्टूबर 2098 पर 1998, यकम अक्टूबर 1998 पर बिल्डिंग कितनी थी 205। यकम अक्टूबर 1998 को इसको 205 से उठा के कहां ले आए 200 पे। फिर 5 साल ये बिल्डिंग डेप्रिशिएट होते होते कहीं पहुंच गई होगी WDV पे, फिर उस WDV को उठाकर कहां पे ले जाना है, यकम अक्टूबर 3 पर 180। तो अब ये डिटेल से वर्किंग कर लेते हैं, ये वर्किंग कर नहीं लेते, देख लेते हैं। आगे जरा वर्किंग नंबर 1 पे। वर्किंग 1 में कैलकुलेशन ऑफ गिवन सरप्लस और लॉस एंड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग गिवन है, गिवन है वर्किंग। हमारे सामने सोल्यूशन है, इसके पास तुम्हारे पास क्या, शेयर तो करो। WDV एक्ट यकम अक्टूबर 98 गिवन है सवाल में। अच्छा ये थोड़ा सा ना, आप अगर अपनी आसानी चाहते हैं तो आप अपने वाली डेट्स लेफ्ट साइड पे लिखते रहे साथ साथ, उसमें आपको जैसे आप किया करते थे डेट डिस्क्रिप्शन, वो डेट लिखी हुई है, आगे चली गई है थोड़ी, ठीक है। आप लेफ्ट साइड पे अपनी डेट लिखते रहे, नो इशू। यकम अक्टूबर 98 पर WDV कितनी है 205। फिर यकम अक्टूबर जोड़ी और रीवैल्यूड अमाउंट लिखी, पहले वाली रीवैल्यूएशन, ठीक है। और वो रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है 200। अब 205 वाली बिल्डिंग को 200 पे लाए तो लॉस आ गया 5000 का, 5000 का लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया, ठीक हो गया। अब इधर रुकते हैं और इधर देखें। यकम अक्टूबर 98 पे बिल्डिंग 200 पर पहुंच गई है। अब उसने कहा था मजीद कोई रहने की जरूरत नहीं पड़ी टिल यकम अक्टूबर 3, इसका मतलब 30 सितंबर 99, 30 सितंबर 2000, 30 सितंबर 2001, 30 सितंबर 2002 और 30 सितंबर 2003 तक यही बिल्डिंग की रिवैल्यूड अमाउंट में डेप्रिशिएट होना है। तो क्या हम 5 दफा डेप्रिसिएशन निकालना पसंद करेंगे? अब नहीं, हम 500 डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट करके एक ही बार निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे 30 सितंबर 2003 तक
5 साल की एसेट इकट्ठी निकालनी है। अब है क्या चीज हमारे पास, रीवैल्यूड अमाउंट है, कितनी है 200, और उसने कहा जिस दिन पहली रिवाइजन हुई थी उस दिन रिमेनिंग, कितना आसान सवाल था, जिस दिन उसने पहली रिवाइजन की रिमेनिंग लाइफ कितनी है 25, तो 200/25 रीवैल्यूड अमाउंट ओवर रिमेनिंग लाइफ, 1 साल की डेप्रिसिएशन इनटू 5। ये लिखते ही आपकी बिल्डिंग जो है वो 1 अक्टूबर 98 से उठकर 30 सितंबर 2003 पे पहुंच जाएगी। ठीक है, 5 साल की रिटर्न इकट्ठी चार्ज की, देखें जरा 2 लाख के नीचे देखें एक्यूमुलेट एक्शन नजर आ रही है, 2 लाख/25 इनटू 5, और लॉस से सरप्लस के साथ तो हम वही काम करते ही हैं जो एसेट के साथ किया होता है, तो 5000 के साथ भी वही काम हुआ पड़ा है, 40,000 और 1000। इसके नीचे भी एक लाइन लगा रहे हैं, 40,000 और 1000 के नीचे लाइन लगाए, नीचे टोटल आ रहा है ना, वो मिसिंग है लाइन, 40,000 लिखा हुआ है, बस नीचे लाइन लगा लो ना उसके, और ऊपर 1000 लिखा हुआ है, नहीं लगी हुई ना, ये कुछ ट्यूशन में नहीं लगी हुई ना, उन्होंने फिर चेंज करके मेरे ख्याल आपको रखा है, मैंने पिछली क्लास में कहा था, तो जिनमें नहीं लगी हुई वो लगा लेना बेटा, समझ भी जाएगा। सोची कहते हैं रोटी को, क्या उधर तो रोटी कह रहे थे। अच्छा जी सुने, 40,000 की लाइन लग गई, 1000 की लाइन लग गई। अब ये हमारे पास 1,60,000 बिल्डिंग की डब्ल्यूडी आ रही है, और 4,000 का लॉस अभी भी पड़ा हुआ नजर आ रहा है। 1 अक्टूबर 30 सितंबर 3 कहो या 1 अक्टूबर 3 कहो, एक ही बात है। अब दूसरी रिवैल्यूएशन हुई है, इसीलिए तो इस दिन रुके थे, तो 1 अक्टूबर 2003 में फिर एक लाइन छोड़ेंगे और 180 की रिवैल्यू अमाउंट लिखेंगे। पहले सुने फिर देखें, दिमाग में सॉल्व कर, फिर देखें, मैं सॉल्व कर नहीं रहा, मैं सिर्फ नया नोट जो बनाना है यहाँ पे मूवमेंट का नोट मुझे बनाऊंगा। ठीक है, दिमाग में सॉल्व करें फिर देखें। 160 में पहुंचा हुआ था, अब एक लाइन छोड़ी, 180 पे रिवैल्यूड अमाउंट को लिखा, अब 20 का क्या आ गया सरप्लस, लेकिन पहले 4 का लॉस रिवर्स करना पड़ेगा, तो फिर रिवैल्यूड सरप्लस में कितना गया होगा 16। ठीक हो गया, देख लो जरा जल्दी से, ये 20 के नीचे भी एक लाइन लगा लो, 180 और 20 के दरमियान, 16 और 16 के दरमियान। ठीक है, हाँ जी बेटा प्लीज, मुझे पता है आपको लगी हुई है। ओके, अच्छा उन्होंने बोला गलत ही ना करेगा, समझ कर रहे हैं। ओके, अच्छा जी, अब 2003 वाला साल शुरू हुआ, 1 अक्टूबर 3 से शुरू हो रहा है, 30 सितंबर 4 पे खत्म हो रहा है, और इसमें क्या है पॉइंट 2, वन ऑफ द बिल्डिंग इज सोल्ड ऑन 31 मार्च 2004 और इतने वो बाद में देखते हैं। इसका मतलब हमें 1 अक्टूबर 2003 से हमने साल शुरू किया था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 31 मार्च 2004 तक 6 महीने एक बिल्डिंग ने साथ दिया, वन ऑफ द बिल्डिंग ने फिर साथ छोड़ दिया, तो फिर हमें किसी वर्किंग के अंदर डेप्रिसिएशन ऑफ वन बिल्डिंग फॉर 6 मंथ निकालनी पड़ेगी, फिर डब्ल्यूडीवी ऑफ वन बिल्डिंग एट डेट ऑफ डिस्पोजल निकालनी पड़ेगी, और फिर बकाया बिल्डिंग पे 12 महीने की डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगी। ये तीनों काम करते थे। अच्छा, मैंने आपको वो अलग अलग वर्किंग करना सिखाई थी, लेकिन ऑर्चर्ड वाला सवाल करते हुए एक्सीडेंटली, मैं मानता हूँ ऐसी बात अगर हो जाए तो, एक्सीडेंटली मैं आपको पढ़ा रहा था और हमने डिस्पोजल वाले एसिड की डिटेल्ड वर्किंग अलग से की थी, याद आ रहा है, क्योंकि वो 1.5 साल पे चला गया था, तो मुझे वो वर्किंग इतनी पसंद आई कि मैंने उसको इस सवाल के अंदर भी वैसे ही डाल दिया, और मैं आपको ये सलाह लेकर आज आया था कि आप फिर ऐसे ही कर लिए कीजिएगा, जो एसिड रीवैल्यूड डिस्पोज हो, आप वो 3 वर्किंग्स करने की बजाय पहली 2 वर्किंग्स की जगह उस रीवैल्यूड एसिड की डिटेल वर्किंग कर लें, अगर मुमकिन हो तो। उसमें बहुत आसानी से आप फिगर्स निकाल सकते हैं, जैसे कि ये तीनों फिगर्स यहाँ कैलकुलेशन मैं भी कटवा दूंगा, आप आ जाए जरा वर्किंग फाइल में, आपको नजर भी आ रहा होगा सारी वर्किंग का फॉर्मेट और था, ये फॉर्मेट और है, ये मैंने ये से फरमाइश करके उससे कहा था कि जैसे क्लास में नहीं किया था हमने वैसे जरा ये कर दो, तो उसने ऐसे कर दिया, अल्लाह भी खैर, तो ठीक है आप लोग भी ऐसे कर लेंगे, अल्लाह आपको भी खैर, ठीक है। तो आ जाए, कितना था जी बिल्डिंग के बारे में डिटेल, आप बिल्डिंग जैसे वहां से चली, ठीक है, 30 सितंबर 98 से
सारी बिल्डिंग चली, ये भी वैसे ही चलेगी। याद आ रहा है यहाँ पे वर्किंग की थी हमने और कहा था टोटल में ये भी पड़ा है, टोटल में ये भी, याद आ रहा है कुछ? बस 30/9/98 से सारी बिल्डिंग चली, तो इस डिस्पोजल को भी 30/9/98 से चला लेते हैं, डाटा गिवन होगा इंशाल्लाह। या डाटा गिवन होता है 5 बिल्डिंग्स की एक बिल्डिंग हम डिवाइड बाय 5/1 कर लेते हैं, या उस अकेली बिल्डिंग की डिटेल दे दिया करता है, जैसे भी बताए हमने वो डाटा यूज कर लेंगे। क्लियर है ये बात? चलो जरा एडजस्टमेंट पढ़ लें क्या कुछ गिवन है। कहते हैं वन ऑफ द बिल्डिंग इज सोल्ड ऑन 31 मार्च 2004 फॉर 16 मिलियन। ये ऑफ विच से ब्रैकेट लगाकर 2006 अगली लाइन में ब्रैकेट क्लोज करते हैं, ये बाद में पढ़ेंगे। सेल प्रोसीड्स है, बाद में पढ़ेंगे इसका क्या करना है। ये डिस्पोजल की एंट्री के अंदर ही बस यूज होना है इसमें, तो मैं बता दूंगा। रिसीवेबल और कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपका ध्यान नहीं हटाना चाह रहा फिलहाल, जो मेन बात चल रही है उससे, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्पोजल इज एज फॉलोज। WDV है 30 सितंबर 98 10,000। बस वापस आ जाओ अपने सामने। वर्किंग 1 को भी खोलना है। वर्किंग 1 में 30/9/98 या 1/98 पे 205 की बिल्डिंग आ रही, वो कह रहा है इनमें 10 रुपए की बिल्डिंग होगी डिस्पोजल वाली, ठीक है। तो देख लो 10,000 से काम शुरू करते हैं। WDV एट 1/98 कितना है? 10,000। अब जब सब बिल्डिंग 1/98 पे रीवैल्यू हुई थी, तो ये भी हुई होगी। अब हमें अलग से बताया नहीं उन्होंने टोटल बिल्डिंग इतनी है कि हम एक निकाल लें, तो फिर डाटा तो वैसे देगा ना कि टोटल रीवैल्यूड अमाउंट जो है वो 200 हुई, उसमें इसकी कितनी थी, ठीक है। तो वो उसने अगली लाइन में देखें क्या लिखा हुआ है पॉइंट 2 के अंदर, रीवैल्यूड अमाउंट एट 1 अक्टूबर 98 कितनी है? 8,000, ठीक है। अब बिल्डिंग स्पेसिफिक कर दिया उसने, तो 10 वाली बिल्डिंग को उठा के 8 पे लाए, तो 2,000 का क्या आ गया? लॉस। देखिए वही नजर आ रहा है। अब फिर इसके साथ भी वही काम करता है। 1 अक्टूबर 98 पे भी रीवैल्यू हुई थी, उसके बाद 1 अक्टूबर 2003 पे आके रीवैल्यू हुई है, तो फिर 5 साल की रेफरेंस आएगी। अब इसको डेबिट करना है, तो इसकी रीवैल्यू अमाउंट कितनी है? बोलो 8,000। डिवाइड किससे करेंगे? जो सबकी रिमेनिंग लाइफ थी इसकी, वही रिमेनिंग लाइफ डिवाइड बाय 25। 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई इनटू 5, टोटल डेप्रिसिएशन आ गई। यही हमने सरप्लस लॉस के साथ भी करना होता है। तो देखें क्या नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, ब्रैकेट में लिखे ये वर्किंग, ये डेप्रिसिएशन फ्रॉम 98 टू 2003 लिखा हुआ है ना, इसके आगे ब्रैकेट में लिखे कैसे लिखिए? 8,000 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 5, कैलकुलेट करके चेक भी कर लो, 1600 ही है। यस सर। और आगे क्या लिखा हुआ है? लॉस है ना, 2,000 का लॉस है, डिवाइड करो 25 से, मल्टीप्लाई करो 5 से, 400 ही आ रहा है। डन। ये वर्किंग ब्रैकेट में लिख लो यहाँ पे, डेप्रिसिएशन फ्रॉम 98 टू 2003 जहाँ लिखा हुआ है ना, वहां पर लिख लो, ठीक है। आगे बढ़ो। रकम सितंबर 2003 पे ये डिस्पोजल वाली बिल्डिंग भी पहुंच चुकी है। अब इस दिन इसकी दूसरी रीवैल्यूएशन हुई, जब सारी बिल्डिंग्स 180 पे गई थी, ठीक है, 160 पे पड़ी थी ना, उनमें इस बिल्डिंग का 8600 पड़ा होगा। अब वो सारी उठ के 180 पे चली गई, पता नहीं इसके साथ कितना रेलेवेंट था। तो वो उसी पॉइंट नंबर 2 के अंदर हमें उसने बताया हुआ था कि रीवैल्यूड अमाउंट इस डिस्पोजल की क्या है, 1 अक्टूबर 3 पे 15,000। तो 1 अक्टूबर 3 पे फिर एक लाइन खाली छोड़ी और रीवैल्यूड अमाउंट लिखी 15,000, ठीक है। तो 6400 से उठकर 15,000 पे आ गया हमारा एसेट। तो कितना सरप्लस है? 8600 का सरप्लस है। और उस तरफ देखो तो अभी 1600 का लॉस रिवर्स होना बाकी था, तो उसको रिवर्स करके बकाया 7,000 क्या आ गया? 1 अक्टूबर 3 पे डिस्पोज होने वाली बिल्डिंग का सरप्लस। अब 1 अक्टूबर 3 पे हमारी बिल्डिंग 15,000 पे खड़ी है और इसका रिलेटेड सरप्लस 7,000 पे खड़ा हुआ है। क्लियर? अब ये क्या हुआ? डिस्पोज हुई बिल्डिंग कितने महीने बाद? 6 महीने बाद। तो हम इसको 6 महीने डेप्रिशिएट करेंगे और सरप्लस को भी 6 महीने तक ट्रांसफर करेंगे। तो 15,000 रीवैल्यूड अमाउंट है, डिवाइडेड बाय 25 नहीं, 5 साल गुजरे या नहीं गुजरे उसको तो छोड़ो, सवाल ने खुद ही जो बता दिया, तो ये तो सोचने की जरूरत नहीं कि 5 साल गुजर गए, 25 में तो 20 बचे हैं। अगर वो यहाँ पे 15 भी देता तो हम वो 15 लेते,
ये बात सोचो ही ना कि 5 गुजरने के बाद 20 हुए, क्योंकि सवाल ने खुद रिमेनिंग लाइफ जब बता दी है तो हो सकता है यहाँ 15 भी बता देता, रिमेजर कहता नहीं 15 साल रह गए, 25 भी कह सकता था, 22 कह सकता था, 18 कह सकता था। ये मत सोचो कि कितने साल गुजर गए, जब वो खुद, मैंने आपको बताया हुआ है, जब सवाल में रिवैल्यूएशन के दिन रिमेनिंग लाइफ बता दे तो उसी रिमेनिंग लाइफ को यूज करेंगे, खुद सोचना नहीं। तो गिवन था 20 साल जिंदगी है, तो 15,000 बटा 20, 1 साल की डिडक्शन आई, लेकिन ये 1 साल नहीं है, 6 बटा 12, ठीक है, लिखा हुआ है, इसमें ये वर्किंग हुई डिडक्शन। और यही काम सरप्लस के साथ करना है, 375 और 175 सही है, डेप्रिसिएशन और ट्रांसफर हो गई। बोलो समझ तो आ रही है ना कि ये नोट फिर बनाऊं, बना हुआ है सामने पर जी। ओके, उसके बाद जो रिमेनिंग है वो क्या है इसकी डब्ल्यू। अब यहाँ पे इसको माइनस ना करो, ये दरअसल वहां जाके मेन वर्किंग माइनस करेंगे। हम क्या करते थे, 2 वर्किंग, पहली डेप्रिसिएशन ऑन 1 बिल्डिंग फॉर 6 मंथ, फिर WDV ऑफ 1 बिल्डिंग ऑन 30 जून 31 मार्च 2004, ये 4 फिगर्स निकला करती थी। बिल्डिंग एसिड भी निकलता था और साथ सरप्लस, जो 4 फिगर्स निकला करती थी ना पहली 2 वर्किंग में से, वर्किंग 1 2 याद आ रहे हैं तो बोलो वही 4 फिगर्स यहाँ पर एक ही वर्किंग से निकली हैं। 375 पे सर्कल करो और 175 पे सर्कल करो। ये जो हमारी ऊपर वर्किंग 1 हुआ करती थी, रिडक्शन ऑफ 1 बिल्डिंग फॉर 6 मंथ 4 मंथ 3 मंथ, वो 2 फिगर्स आती थी ना, यही 2 फिगर्स होती है, ज्यादा इजी लगता है इस तरह से करना, ठीक है। 375 और 175 को सर्कल कर लिया। उसके बाद दूसरी फिगर क्या होती थी, WDV ऑफ डिस्पोजल। अब इस सवाल में तो वो आसानी से उसी तरह से निकल सकती थी, रियल अमाउंट माइनस यही वाली डेप्रिसिएशन, लेकिन हमने एक ही वर्किंग बना ली कि चाहे वो 2 साल बाद फिर डिस्पोज हो, 3 साल बाद हो, हमें फिर मसला नहीं होगा, एक ही तरह की वर्किंग करने की आदत है। तो WDV हमारे पास गिवन है, जो वर्किंग 2 से 2 फिगर निकला करती थी वो ये 14,625 और 6,825, 6,825, ये दोनों को भी अनसर्कल कर लें। ये 4 फिगर निकल कर लिए अनसर्कल, ओके। अब ये 4 फिगर्स निकल आई हैं, लेकिन हम 6 फिगर्स निकाला करते थे, कुछ याद है? हाँ, बाकी क्या 2 थी। चलो तो इन 4 को तो उठा के ले जाओ अपनी मेन वर्किंग में। तो वर्किंग 1 में आओ, और वर्किंग 1 में आके डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल की आके डिटेल से वर्किंग दी हुई है, 15,000 बटा 12, 6 बटा 12 सादा लिखा हुआ है। इसको काट दें, ये दोबारा क्यों करें, इस सारे को काट दें और इसकी जगह सिर्फ लिखें वर्किंग 5। वो 15,000 और 7,000 की जो वर्किंग है वो यहाँ पे शो नहीं करेंगे, सिर्फ वर्किंग 5 है, वहीं से निकाल के लाएंगे। 375 भी आ गया और 175 भी आ गया, ठीक है। उसके बाद WDV ऑफ डिस्पोजल है, वो भी वर्किंग 5 में निकल आया है, तो यहाँ पर WDV भी यहाँ से 15,000 माइनस 375, 7,000 माइनस 175 करने की जरूरत, इसको भी काटो और लिखो वर्किंग 5, वहीं से ये 4 फिगर उठ के आ गए। अब क्या रह गया, बकाया बिल्डिंग्स की पूरे साल की डेप्रिसिएशन। तो सारी बिल्डिंग्स 1,80,000 की थी, बोलो इनमें से डिस्पोज होने वाली बिल्डिंग कितने की थी, 15,000। तो 1,80,000 में से 15 निकल गया, तो बकाया वो रैक में जो है हमारे पास सारा साल डिवाइडेड बाय 20, पूरे साल की डिडक्शन आ गई। टोटल सरप्लस कितना नजर आ रहा है ऊपर, 16,000। 16,000 में से जाने वाली बिल्डिंग के साथ सरप्लस कितना है, 7,000। तो 16 में से 7 निकाल लो, बकाया का सरप्लस रह गया डिवाइडेड बाय 20, बकाया की पूरे साल की ट्रांसफर, ठीक है। तो हमारे पास ये वर्किंग कंप्लीट हो गई। वर्किंग 1 और वर्किंग 5 ये बिल्डिंग के लिए, वर्किंग 4 लैंड के लिए था, ठीक है। अब प्लांट ही रह गया, तो हमने सब कुछ ही कर लिया। नोट में आकर देखो जरा, नोट में आकर देखो, बिल्डिंग ओपनिंग हम पहले ही लिख चुके थे। इस साल में जो रिवैल्यूएशन के साल के पहले दिन तो कितनी डेप्रिसिएशन पड़ी थी, यकम अक्टूबर 2003 पे, सवाल ये नजर आ रही है 40, वो सारी 40 ट्रांसफर हुई है प्रोडक्शन से एसेट में। फिर 20,000 का रिवैल्यूएशन सरप्लस आया है, ये तो होगी रिवैल्यूएशन, ठीक है। उसके बाद इस साल में डिस्पोजल भी है। आपको पता है एसेट अकाउंट में से कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट निकलती है और एक्यूमुलेशन अकाउंट में से उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो इसकी कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट गिवन है 15,000। 15,000 एसेट अकाउंट से माइनस होती नजर आ रही है, देखें, ठीक है। और नीचे 375 की डिडक्शन भी जाती हुई नजर आ रही है।
अब रह गया सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का होना। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अल्हम्दुलिल्लाह साल के पहले दिन रिवैल्यूएशन हो गई, इसकी टेंशन नहीं थी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे सामने निकला हुआ 375 और 825। जरा टोटल करो, 375 825 जी 825 नहीं 8250 है। सॉरी ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये गलत लिखा हुआ है। वर्किंग वन में ये सही कर लें, एक जीरो मिसिंग है। 8250। अच्छा यार, जिनके पास गलत है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। चले क्लोजिंग आ गया हमारे पास। अब नीचे बिल्डिंग के बारे में रिवैल्यूएशन भी है, रिवैल्यूएशन मॉडल यूज हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, और 30 को काट के लिख लो 20। जिनके पास नहीं है सही उनकी बात कर रहा हूं। यार तुम भी शरीफ आदमी थे, अच्छे भले बैठे नहीं, बात बोल निकालने लग गए। आगे चलो ओके। लैंड बिल्डिंग क्लियर। लैंड और बिल्डिंग के बारे में अब बात पूरी कर ली जरा, उसके बाद चलते हैं प्लांट की तरफ। देखें रिवैल्यूएशन मॉडल पे हैं दोनों। हमने पहली लाइन तो इनके लिए, वो सबके लिए एक लाइन बन जाएगी। प्लांट भी रिवैल्यूएशन उसके लिए भी एक लाइन बन जाएगी। हम क्या लिखेंगे, 1.1 तो आ गया ना मेजरमेंट बेसिस मॉडल वगैरह। 1.2 में हम लिखेंगे लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड ऑन यकम अक्टूबर 2003 बाय प्लान वैल्यूअर एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, ठीक है, ऑन, ठीक है, यकम अक्टूबर 3। ये बात लिखते ना अंग्रेजी की एक लाइन वही जो आगे लिखी है हमने, ठीक है। उसके बाद 1.2 हो गया। 1.3 में हम बनाया करते थे हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन। तो हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन वाला नोट बन नहीं सकता, क्योंकि उसमें तो हमने फिर दिखाना होता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सवाल में कॉस्ट गिवन नहीं थी बिल्डिंग की, लैंड बिल्डिंग दोनों को इकट्ठा रखा हुआ, ठीक है। तो फिर हम इसमें लिखेंगे 1.3 जब लिखेंगे ना हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, उस तरह से लिखकर नीचे कहेंगे कि कॉस्ट लैंड बिल्डिंग की गिवन नहीं है, इसलिए हम उसके लिए ये डिटेल नहीं बना। उसके बाद मैंने आपको कहा था तीसरा जो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सब नोट होता है वो कौन सा होता है, मूवमेंट। 1.4 जरूरी नहीं, कुछ भी हो सकता है। मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सर्कल, और वो मूवमेंट हुआ करती थी ओपनिंग बैलेंस रोज ड्यूरिंग द ईयर, ट्रांसफर्ड टू रिटेन अर्निंग्स और क्लोजिंग। किस साल का नोट बना रहे हो, 30 सितंबर 4। तो ये साल शुरू किस दिन होगा, यकम अक्टूबर 3 पर, खत्म होगा 30 सितंबर 4 पर। याद रखिएगा अगर आप सितंबर का नोट बना रहे हैं तो सारे सब नोट्स सिर्फ सितंबर के बनने हैं, 4 के। 30 सितंबर 4 की बैलेंस शीट बना रहे हैं तो 30 सितंबर 4 का ही नोट बना, और 30 सितंबर 4 के ही सब नोट्स बनेंगे। आपने ये यकम अक्टूबर 2 से 30 सितंबर 3 तक को फिर नहीं बताना कि उसकी मूवमेंट क्या है। ये बात समझ आ रही है। अब हमारे पास फिलहाल जो चीजें सामने आई हैं, एक लैंड है, दूसरा बिल्डिंग है, ठीक हो गया जी, सही है। चलिए अब 1 बाय 1 वर्किंग को देख लेते हैं। हमारी ओपनिंग डेट हमारे सामने है। ये सबसे आसान नोट है बनाना, लेकिन चूंकि इतनी तफसील से बना नहीं है इसलिए आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम आ जाएंगे सबसे पहले वर्किंग नंबर। लैंड के लिए कौन सी वर्किंग थी, वर्किंग नंबर 4 में आ जाएंगे। वर्किंग 4 में यकम अक्टूबर 3 ढूंढो, कहीं नजर आ रहे हैं? हाँ, यकम अक्टूबर 3, वो यकम अक्टूबर 3 की डेट नहीं लिखी है, लेकिन ओपनिंग 15,000 ऑलरेडी आ रहा है। जो 98 वाली रिवैल्यूएशन हुई थी ना लैंड पर,
उस रिवैल्यूएशन में 15,000 का सरप्लस आया था, बोलो? ना लैंड डेप्रिशिएट होता है ना डिस्पोज हुआ, तो फिर वही वाला सरप्लस 15,000 का एज इट इज ओपनिंग में पड़ा होगा। उसके बाद देखो हमारे साल में कोई सरप्लस आया जी, इस साल में रिवैल्यूएशन हुई उसमें और ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ? 5,000। कुछ ट्रांसफर हुआ, कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ, तो क्लोजिंग में कितना पड़ा? 20,000। ठीक हो गया? मुश्किल है फिर ये? अगर आपने वर्किंग कर रखी है तो क्या ये सब नोट बनाना मुश्किल है? तो रिवैल्यूएशन के 3 सब नोट बना करेंगे, एक अंग्रेजी, दूसरा हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, तीसरा मूवमेंट ऑफ सरप्लस। याद तो होगा आपको। चलिए अब बिल्डिंग की बारी आई, बिल्डिंग की वर्किंग में आ जाए। ओपन करें बिल्डिंग की वर्किंग और 1 अक्टूबर 2003 को ढूंढे कहीं से ऑफिस ढूंढ लिया। 1 अक्टूबर 2003 पे जहां पर 1,60,000 नजर आ रहा है, उसके सामने देखें कितना सरप्लस नजर आ रहा है? ही नहीं। उस वक्त तक तो लॉस था। जब ये साल शुरू हुआ था 1 अक्टूबर 3 पे, तो बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन लॉस पड़ा था। फिर ओपनिंग में तो कुछ भी नहीं था। हाँ, इस साल सरप्लस कितना अराइज हुआ? 16,000 का हुआ, 20 का था, 4 का लॉस रिवर्स करके इस साल रिवैल्यूएशन सरप्लस में कितना आया था? 16,000। ये 16,000 हो गया। उसके बाद ट्रांसफर है इसकी, बोलो? बिल्कुल है ट्रांसफर। ये सारे का सारे ट्रांसफर है। 175 डेप्रिसिएशन के नाम पे, 6,825 डिस्पोजल के नाम पे और 450 फिर डेप्रिसिएशन के नाम पे। तो टोटल कितना? 7,450 टोटल कर ले जरा। ये 3 175 से 450 तक, ये 3 ट्रांसफर की जो है वो फिगर है। 175, 6,825 और 450। ठीक है, कितना टोटल बना? 7,4, क्लोजिंग बता दें 8,550 होना है, क्योंकि यहाँ वर्किंग में वही नजर आ रहा है। ठीक हो गया जी? डन। तो ये मूवमेंट बन गई है हमारी फिलहाल लैंड एंड बिल्डिंग के सरप्लस। ठीक है, इस तरह नहीं होता कि 3 एसेट और तीनों रिवैल्यू हो, कोई एक आध रिवैल्यू हुआ करता है सवाल के अंदर। फिलहाल तो आपकी ट्रेनिंग हो रही है ना, तो ट्रेनिंग में तो फिर फौजियों को दौड़ाया ही जाता है, बस दौड़ाई जरूरी नहीं तो उसमें दौड़ना पड़े। ठीक है, तो एक आध एसेट रिवैल्यू होता है। ये 3 रिवैल्यूशन नहीं होती कि आपको 3 वर्किंग करना पड़े, फिर एक आधा डिस्पोजल भी हो, सबको सोचना पड़े। एक आध क्लास जो है वो रिवैल्यू होगी, एक आध के अंदर कोई सिंपल डिस्पोजल डाल देंगे या इसी के अंदर डिस्पोजल भी डाल सकते हैं। हो सकता है साल में इम्पेयरमेंट का थोड़ा तड़का लगे। तो सब कुछ हमने देख लिया होगा, अल्लाह खैर करे। ओके जी, अब रहेगी क्या चीज? प्लांट। बहुत आसान। प्लांट इज डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम ऑन कॉस्ट। एक तो यहां से पढ़ते ही जरा मेन नोट पे आओ, नोट 1 पे, और एक गलती को सही कर लो जिनके पास गलत है। नोट 1.1 नजर आ रहा है आपको? बोले 1.1 के अंदर मेजरमेंट बेसिस प्लांट कॉस्ट मॉडल है, काट दें इसको। एक तो ये गलती है, उसको रिवैल्यूएशन मॉडल कर दें। दूसरा अभी आपने पढ़ा, वो किस पे डेप्रिशिएट कर रहे हैं? 10% स्ट्रेट लाइन पे। तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस नहीं है, काट दें इसको। ये अमेंडेड सॉल्यूशन मैं रखवा दूंगा वैसे कल तक। उसके बाद डेप्रिसिएशन मेथड या रेट गिवन है, वैसे मेथड गिवन है, रेट गिवन है 10%। ठीक है जी, ये गलती सही हो गई। चलिए अब एडजस्टमेंट कर दो। वो कह रहा है प्लांट डेप्रिशिएट हो रहा है 10% पर एनम पर ऑन कॉस्ट ऑन 1 अक्टूबर 2003 एडवेंट रिवैल्यूड इट्स प्लांट एट ₹400 million और रिवैल्यूएशन परफॉर्म बाय प्रीमियर वैल्यूएशन। यानी एक ही रिवैल्यूएशन हुई है प्लांट की। तो
अब पता नहीं कब से आ रहा है, लेकिन पहली रिवैल्यूएशन कब हुई है? 1 अक्टूबर 2003 के। जरा वर्किंग में आ जाते हैं और फटाफट ये काम देख लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे जो चीज असल में मिसिंग है यहाँ पर जो निकालने की जरूरत पड़ेगी। वर्किंग 2 में आप प्लांट एंड इक्विपमेंट को देखें तो कह रहे हैं WDV एट 1 अक्टूबर है 400 माइनस 80 320। 400 कहां से आया? ऊपर गिवन है कॉस्ट सवाल में, ठीक है, और 80 कहां से आया? ऊपर गिवन रिडक्शन, ठीक है। तो WDV 1 अक्टूबर 2003 पे कितनी है? 320। कहता है इस प्लांट इक्विपमेंट को उठाकर किस पे ले जाओ? 400। तो वो इत्तेफाकन कितना आ गया? 80 ही आ गया, ठीक है जी। तो 80 ही ऊपर क्यों रिडक्शन था, तो ये इत्तेफाक है मैथ, ठीक है, परेशानी होना। अगली बार सवाल के अंदर इसको जो है ना वो 400 की जगह 410 कर लेंगे ताकि ये 80 की जगह 90 आए। बारह इत्तेफाक है 80 की रिडक्शन थी और रिवर्स हुई और फिर 80 की ही रिडक्शन, ठीक है। ओके, रियल सरप्लस 80 का आ गया, सही है। अब बारी आई डेप्रिसिएशन की। मत देखें उधर, सूचना में देखने का क्या फायदा, वो तो घर पे भी भेज देता, आपको भी देख लेते। हमारी बिल्डिंग की प्लांट इक्विपमेंट की रिवैल्यूड अमाउंट है 400, ठीक है, और इसको हमने डेप्रिशिएट करना है अब रिमेनिंग लाइफ पे, और सवाल में इसकी रिमेनिंग लाइफ बताई नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन इसकी टोटल लाइफ शायद हमें पता है। पता है? पता है, मौसम वाले पता है। जाग जाओ, तुमने बोला ना, तुम जाग नहीं रहे, तुम जुम्मे को आना नहीं चाह रहे थे ना, पेपर में ये नोट वाला सवाल है तो क्या करोगे? 10% स्ट्रेट लाइन गिवन है तो 1/10% करो, 10 साल इसकी ओरिजिनल लाइफ। अब ओरिजिनल लाइफ तो आ गई, अब कहीं से ये पता लग जाए कि इसके कितने साल गुजर चुके, तो छोड़ो इस वर्किंग को। एक बड़ी सादा सी वर्किंग हमने की थी, पेरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला होता है, जिसपे आप हंसे भी थे, याद है आपको? और उसके बाद फिर आया था वो अब्बास लिमिटेड वाला सवाल। तो मैंने हर पॉइंट के ऊपर कहा था हंसे थे ना, याद आया? हाँ, तो वो अभी भी यूज हो रहे। डेप्रिसिएशन फॉर 1 ईयर into number of years past given कितनी? 80,000। अच्छा 80, चलो 80 बात। कैप्शन वो 1 ईयर निकालनी है तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, 4 लाख 10%, 1 साल की डेप्शन आ जाएगी 40,000, नजर भी आ गया वैसे ही, 2 साल बाद। चलो इंटू नंबर ऑफ ईयर्स पास तिल 1 अक्टूबर 2003 या 30 सितंबर 2003 की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ये 40,000 आ गया, नंबर ऑफ ईयर्स पास ये है जनाब 80,000 डिवाइडेड बाय 40,000, कितने? 2 ईयर्स। टेस्ट ले आए हो भाई? ओके जी। उसके बाद रिमेनिंग लाइफ टोटल 10 का 2 गए तो 8। ओके, अब वो जो 4 लाख नजर आ रहा है हमें प्लांट में, उसको डिवाइड करना था 8 से और पूरा साल डेप्रिसिएट करना था और सरप्लस के साथ भी कोई डेप्रिसिएट करना था, ठीक है। तो नोट के अंदर जाके देखें, फटाफट देखें। 80,000 की डेप्रिसिएशन माइनस हो गई, ट्रांसफर हो गई, और फिर 80 का ही सरप्लस आ गया इत्तेफाक से, और फिर डेप्रिसिएशन 50,000 की भी नजर आ रही है, ठीक है। डिस्पोजल है, यहां बहुत थोड़ा सा काम रह गया इसका। अच्छा, इसके बारे में तो हम लिख सकते हैं, पहले अंग्रेजी वाला पॉइंट में तो ये भी कवर हो गया। लास्ट में अक्टूबर और रिवैल्यूअर भी एक ही कवर हो गया। दूसरा, हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, दैट्स इट, द plant and equipment would have shown following carrying amount KWDV, cost minus production। कहते हैं कॉस्ट कितनी गिवन? सवाल में 4 लाख गिवन, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस साल के स्टार्ट तक कितनी थी? 80। हर साल 40 हो तो इस साल के एंड तक एक और क्लोजिंग कितना नजर आ रहा है टोटल में? 591,750। ये फिगर उत्तर जाएगी यहाँ पे 591,750।
कंपैरेटिव शो करना है, किसी को निचली लाइन डाली हुई, तो उसी के नीचे देखो 30/9/3 के लिए 5,60,000 रेफर्ड, दोनों चीजें नोट 1 में, ठीक है। उसके बाद हाँ जी एक इक्विटी और नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ये होगी ना बैलेंस शीट, देखते हैं क्या कुछ आता है, ठीक है। तो भाई शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग सब कुछ होता है, स्टेटमेंट चेंज इक्विटी बनाना सीखेंगे हम, ठीक है। फिलहाल तो हमें ये पता है कि इक्विटी के अंदर आया करता है रीवैल्यूएशन सर्कुलर। इसके लिए हम कहेंगे भाई साहब, यूजर साहब, नोट नंबर 1.4 जाके देख लो कि 30 सितंबर 4 पे क्लोजिंग में 98,550 का सरप्लस पड़ा है और ओपनिंग डेट पे ये कितना था, 15,000। सोल्यूशन में जिनके पास ये ओपनिंग में नहीं लिखा हो वो लिख, और जिनके पास ये सोल्यूशन बिल्कुल मुकम्मल इस तरह से नहीं बना हुआ, वो इसको भी यहीं पर ही अपडेट कर लें अपने सॉल्यूशंस के ऊपर, जिनके पेपर्स पे ये अपडेट करके रख दिया था, तो ये बात अपडेट नहीं किया, ठीक है। तो ये लिख लेते, शाबाश, यहाँ पे ऐड कर लें। एक तो ये लैंड ऐड कर लें, यहाँ पे जगह है, ये पिछली क्लास में ऐड कराया था, ये दो आ रहे थे ना, लैंड बिल्डिंग में लैंड को काट दें, अलग से इसका कॉलम ऐड कर लिया, लैंड बिल्डिंग प्लांट इक्विपमेंट, यहाँ पे टोटल घर जाके लिख लीजिएगा, ठीक है, ओके। ऊपर 1.3 नजर आ रहा है, 1.5 हो गया, 1.4 हो गया, 1.12 हो गए, 1.3 नजर आ रहा है, हो गया डिटेल ऑफ डिस्पोजल, वो तो बहुत आसान है। बिल्डिंग बिकी है, जो बिल्डिंग बिकी है उसकी रीवेंट अमाउंट 15,000 थी, बोलो, और उसकी सेल को उसकी WDV पे पहले पहुंचो ना, 15,000 में 375 की डेप्रिसिएशन हो गई थी, WDV कितनी थी, 14,625। पैसे कितने मिले, फिलहाल कहो मिले 16,000, कह रहे कितने के बिके, 16,000 का, 16 मिलियन का। तो 14 वाली चीज के 16 मिले तो गेन है या लॉस, गेन। तो एक कॉलम यहाँ पे भी ऐड कर लो, मिसिंग है, सेल प्रोसीड्स के आगे गेन है, कितना गेन है इन दोनों का डिफरेंस दे लेना। यानी एंट्री कुछ इस तरह से हुई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 375 से डेबिट, और फिलहाल कैश 16,000 से डेबिट, और बिल्डिंग 15,000 से क्रेडिट। बताएं कितना आ रहा है गेन जी, 1300 प्रॉफिट एंड लॉस विद बैलेंस। अच्छा, अब वो पॉइंट पढ़ते हैं जो ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, सही है, पढ़े आगे। तो कहता है, और वन ऑफ द बिल्डिंग इज सोल्ड ऑन 31 मार्च फॉर 16 मिलियन, ऑफ विच 6 इज टू बी रिसीव्ड ऑन 31 दिसंबर 2004, वो भी इस साल में रिसीव हुआ, और 10 विल बी रिसीव्ड ऑन 2006। कोई बात नहीं, हमारी एंट्री में से इतना तो फर्क पड़ना। यहां पर क्या कह देंगे, रिसीवेबल, कोई बात नहीं, ऐसे दिख गया है, गेन लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे। जैसे ऐसे टाइम पर उधार पे होता था तो पेबल रिकॉर्ड कर देते, जाके तो पैसे नहीं आए तो रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लेंगे। और ये रिसीवेबल हमारा एसेट है, राइट टू रिसीव कैश इन फ्यूचर। हाँ, एक छोटी सी गड़बड़ थी यहाँ पे, 30 सितंबर 2004 पे खड़े होकर देखें तो सारे का सारा 16 ना करंट है ना नॉन करंट। ध्यान से बात नहीं पड़ी थी शायद आपने, तो उसमें बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स मांगे थे, ये अपन तारीफ की, ठीक है। क्या कहा गया जी, 30 सितंबर 9 पे खड़े हैं और कहता है जी 16 में से 6 31 दिसंबर 4 पर रिसीव हो जाएगी। तो 30 सितंबर 4 पे खड़े होकर देखें तो 31 दिसंबर 4 5-6 महीने बाद आ रहे, ठीक है। तो ये तो करंट ही है साल के अंदर अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड द रिमेनिंग यानी 10 इज टू बी रिसीव्ड ऑन जनवरी 2006। अब 30 सितंबर 4 पे खड़े तो 30 सितंबर 5 तक 1 साल बनता है, वहां तक तो ये रिसीव नहीं हो रहा 10, तो उसके बाद तो कौन सा है, नॉन करंट। तो इसका मतलब
रिसीवेबल फॉर बिल्डिंग और रिसीवेबल फॉर बिल्डिंग, दोनों जगह नजर आएगा। आगे फंड की रिक्वायरमेंट है, करंट नॉन करंट अलग अलग शो करने होते हैं। तो 6,000 करंट है, 10,000 नॉन करंट है, रिसीवेबल बिल्कुल 16 ही है। ठीक है, टाइम लगाओ, कोई और कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, अब जल्दी से जरा इमाम वाला क्वेश्चन पहले ओपन कर लें जी। डिस्पोजल से भी हो सकता है, ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग दो तरह से होता है, या ऐसे डेप्रिसिएशन से, या ओ भाई साहब, डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल दोनों मौकों के ऊपर रिटेन अर्निंग में सरप्लस ट्रांसफर हुआ करता है, पता है आपको। सरप्लस रिटेन अर्निंग साइड की एंट्री होती है। अच्छा जी, जल्दी से इमाम वाला क्वेश्चन ओपन करें। ओके जी, इमाम वाला क्वेश्चन आपको तकरीबन याद होगा आपको। मैं जरा आपकी बैलेंस शीट बनाने लगूँ, ठीक है मिस्टर इमाम। बैलेंस शीट और एक्सपेक्ट सी है, ठीक है जी भाई। ये सवाल था पेज नंबर 733 पे। एज ऑन 31 दिसंबर 2016 बस एक ही साल 16 की एंट्रीज करते हैं और हमारे पास रेलेवेंट, मैंने आपको बताया एक्सपेक्ट्स के अंदर हम कैश को बस प्रेजेंट नहीं किया करते, ठीक है। तो इक्विटी भी आ सकती है, लाइबिलिटीज भी आ सकती हैं, ठीक है। वैसे इस सवाल में इक्विटी नहीं है इसलिए शो नहीं करते। लाइबिलिटीज हो सकती है, करंट भी नॉन करंट भी, एसेट्स हो सकते हैं करंट भी नॉन करंट भी। तो नॉन करंट एसेट्स भी हो सकते हैं, करंट एसेट्स भी हो सकते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज भी हो सकती हैं और करंट लाइबिलिटीज भी हो सकती हैं। अब आपके सामने एंट्रीज हैं, वर्किंग हमने कर रखी थी, ठीक है। मैं उन एंट्रीज को डायरेक्ट यहाँ पोस्ट कर रहा हूँ। सबसे पहली एंट्री बोलिए, एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट। एडवांस क्या है? एसेट, एसेट बोलो। और अगले 12 महीने में ये एडजस्ट होने वाला एसेट है, तो मैं करंट एसेट में लिख रहा हूँ इसको, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर। यही था ना, इधर देखो, डेबिट कितने से? 20 से, और कैश क्रेडिट वो प्रेजेंट नहीं करना है। कैसे बल भी तो कैश में और भी बहुत कुछ होता है। ये रेलेवेंट एक्सेस का मतलब ये होता है कि सिर्फ वो ही एरिया प्रेजेंट करें यहाँ पे जिनमें मूवमेंट सामने सामने नजर भी आ रही है। कैश में तो और भी बहुत कुछ प्लस माइनस होता है, तो कभी भी एक्सट्रैक्ट्स में कैश को प्रेजेंट नहीं करते। ओके, एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री बोलो, CWIP डेबिट। चलो रुको, डेबिट तो करने दो। CWIP बिल्डिंग अज्यूम कर लेता हूं, बिल्डिंग, ठीक है, अज्यूम कर रहा हूं। CWIP डेबिट कितने से? 50 से CWIP डेबिट। एडवांस क्रेडिट 5 से। रिटेंशन मनी पेबल, ये भी तो लायबिलिटी है, ठीक है। रिटेंशन मनी पेबल। अच्छा, मैंने करंट में क्यों लिखा? 31 दिसंबर 16 वाले साल में 31 16 में खड़े होकर देखेंगे तो उसने कहा था कि 6 महीने बाद पे कर देंगे।
अगर ये कहता 1.5 साल बाद पे करना है तो मैं नॉन में लिख देता हूँ। ये थोड़ी सी बातें मैं डिस्कस कर रहा हूँ ताकि ये ज़हन में थोड़ा क्लियर हो जाए, कुरैशी वाले सवाल की बजाय इसी की बैलेंस किसी की बनवा। ठीक है, ओके। रिटेंशन में ये एंट्री हो रही है, CWIP डेबिट, एडवांस क्रेडिट, रिटेंशन मनी पेएबल क्रेडिट। अब देखो ना, एसेट बढ़ा तो डेबिट हुआ तो वो बढ़ रहा है, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट हो रहा है, और लायबिलिटी बढ़ रही है तो बस के साथ क्रेडिट। ठीक है, तो CWIP डेबिट, एडवांस क्रेडिट, रिटेंशन मनी पेएबल क्रेडिट और कैश क्रेडिट वो प्रेजेंट नहीं कर रहे। आगे बढ़ो, फिर क्या हुई एंट्री? CWIP डेबिट, एडवांस क्रेडिट, रिटेंशन मनी पेएबल क्रेडिट और कैश क्रेडिट वो प्रेजेंट नहीं कर रहे। आगे बढ़ो, CWIP डेबिट, एडवांस क्रेडिट, रिटेंशन मनी क्रेडिट, कैश क्रेडिट। एक रह गई, बोलो। CWIP डेबिट, एडवांस क्रेडिट, रिटेंशन मनी पेएबल क्रेडिट। ठीक हो गया? अब बिल्डिंग हो गई है कंप्लीट। मैंने अज्यूम किया बिल्डिंग है, प्रोजेक्ट कार्ड पे बिल्डिंग लिखो तो ठीक हो रही है। ठीक है जी, बिल्डिंग अज्यूम किया था, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई इसी साल के एंड पे। जब बिल्डिंग कंप्लीट हुई तो CWIP से कहां ट्रांसफर हो जाएगी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एंट्री बोलो, बिल्डिंग डेबिट कितने से? 200 से बिल्डिंग डेबिट CWIP, ये 200 इकट्ठा हुआ पड़ा। ठीक है, CWIP बल्कि इसको डायरेक्टली लिख लो, डेप्रिसिएशन तो इस पे है नहीं, साल के आखिरी दिन आई। ये देखो 200 से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट CWIP। यहाँ पे क्या बचे? 0। यहाँ पे क्या आ रहा है जी? हाँ, सॉरी जी, कितना? अच्छा, ये 31 दिसंबर की बैलेंस शीट में पेएबल ही है। ये तो 30 जून 17 में जाकर पे होना है ना, तो 31 दिसंबर की बैलेंस शीट में ये पेएबल। ठीक है, जल्दी से टेस्ट ले आओ भाई, लेके आना इम्पेयरमेंट वाला जो वहां पर वापस किया, वही बात। 3-4 बच्चे